प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग NCERT क्लास 12 चैप्टर 8 को पढ़ेंगे और ये हमारा ज्योग्राफी का है। और ज्योग्राफी में 3 बुक हैं। जो फर्स्ट बुक है उसका ये चैप्टर 8 है और हमारे चैप्टर का नेम है निर्माण उद्योग। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विविध प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। कृषि उत्पादकों जैसे गेहूं, धान आदि को हमारे उपयोग करने से पहले आटा और चावल के रूप में तैयार किया जाता है, लेकिन रोटी और चावल के अतिरिक्त हमें कपड़ों, पुस्तकों, पंखों, कारों और दवाइयों आदि की भी आवश्यकता होती है, जिनका निर्माण विभिन्न प्रकार के उद्योगों में होता है। आधुनिक समय में जो अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं, ये उद्योग धंधे एक बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजगार प्रदान करते हैं और कुल राष्ट्रीय संपत्ति आय में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उद्योगों के प्रकार। उद्योगों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। आकार, पूंजी निवेश और श्रम शक्ति के आधार पर उद्योगों को बृहत, मध्यम, लघु और कुटीर उद्योगों में वर्गीकृत किया गया है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को सार्वजनिक सेक्टर, व्यक्तिगत सेक्टर, मिश्रित और सहकारी सेक्टर में विभक्त किया गया है। सार्वजनिक सेक्टर उद्योग सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनियां या निगम है, जो सरकार द्वारा निधि प्रदत्त होते हैं। सार्वजनिक सेक्टर में सामान्यतः सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधे आते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण उनके उत्पादों के उपयोग के आधार पर भी किया गया है, जैसे मूल पदार्थ उद्योग, पूंजीगत पदार्थ उद्योग, मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग, उपभोक्ता पदार्थ उद्योग। उद्योगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल के आधार पर भी उनका वर्गीकरण किया गया है। इसके अनुसार यह वर्गीकरण इस प्रकार है: कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, उद्योगों द्वारा निर्मित कच्चे माल पर आधारित उद्योग। उद्योगों का दूसरा प्रचलित वर्गीकरण निर्मित उत्पादकों की प्रकृति पर आधारित है। इस प्रकार 8 प्रकार के उद्योग हैं: धातु कर्म उद्योग, यांत्रिक इंजीनियरिंग उद्योग, रासायनिक और संबंध उद्योग, वस्त्र उद्योग, खाद्य संसाधन उद्योग, विद्युत उत्पादन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक और संचार उद्योग। आप कभी कभी स्वतंत्र उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है? क्या उनका संबंध कच्चे माल से है अथवा नहीं? उद्योगों की स्थिति। क्या आप पूर्वी और दक्षिणी भारत में लोहा इस्पात उद्योगों की स्थिति के कारणों का अनुमान लगा सकते हैं? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में कोई भी लोहा इस्पात उद्योग क्यों नहीं है? उद्योग की स्थिति कई कारकों जैसे कच्चा माल की उपलब्धता, शक्ति, बाजार पूंजी, यातायात और श्रम इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है। इन कारकों का सापेक्षिक महत्व समय और स्थान के साथ बदलता जाता है। कच्चे माल और उद्योग के प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है। आर्थिक दृष्टि से निर्माण उद्योग को उस स्थान पर स्थापित करना चाहिए जहां उत्पादन मूल्य और निर्मित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक वितरण करने का मूल्य न्यूनतम हो। परिवहन मूल्य एक बड़ी सीमा तक कच्चे माल और निर्मित उत्पादों की प्रकृति पर निर्भर करता है। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। कच्चा माल। भार ह्रास वाले कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग उन प्रदेशों में स्थापित किए जाते हैं जहां ये उपलब्ध होते हैं। भारत में चीनी मिलें गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में क्यों स्थापित है? इसी तरह लुगदी उद्योग, तांबा प्रगलन और पिग आयरन उद्योग अपने कच्चे माल प्राप्ति के स्थानों के निकट ही स्थापित किए जाते हैं। लोहा इस्पात उद्योग में लोहा और कोयला दोनों ही भार ह्रास वाले कच्चे माल है, इसलिए लोहा इस्पात उद्योग की स्थिति के लिए अनुकूलतम स्थान कच्चा माल स्रोतों के निकट होना चाहिए। यही कारण है कि अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग या तो कोयला क्षेत्रों, बोकारो, दुर्गापुर आदि के निकट स्थित हैं अथवा लौह
अयस्क के स्रोतों भद्रावती, भिलाई और राउरकेला के निकट स्थित है। शक्ति मशीनों के लिए गतिदायी बल प्रदान करती है और इसीलिए किसी भी उद्योग की स्थापना से पहले उसकी आपूर्ति सुनिश्चित कर ली जाती है। फिर भी कुछ उद्योग जैसे एल्यूमीनियम और कृत्रिम नाइट्रोजन निर्माण उद्योग की स्थापना शक्ति स्रोतों के निकट की जाती है, क्योंकि ये अधिक शक्ति उपयोग करने वाले उद्योग हैं जिन्हें विद्युत की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। बाजार निर्मित भार ह्रास वाले कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग उन प्रदेशों में स्थापित किए जाते हैं जहां ये उपलब्ध होते हैं। भारत में चीनी मिलें गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में क्यों स्थापित है? इसी तरह लुगदी उद्योग, तांबा प्रबलन और पिग आयरन उद्योग अपने कच्चे माल प्राप्ति के स्थानों के निकट ही स्थापित किए जाते हैं। लोहा इस्पात उद्योग में लोहा और कोयला दोनों ही भार ह्रास वाले कच्चे माल हैं, इसलिए लोहा इस्पात उद्योग की स्थिति के लिए अनुकूलतम स्थान कच्चा माल स्रोत के निकट होना चाहिए। यही कारण है कि अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग या तो कोयला क्षेत्र, बोकारो, दुर्गापुर आदि के निकट स्थित है अथवा लोहा के स्रोतों भद्रावती, भिलाई और राउरकेला के निकट स्थित है। शक्ति मशीनों के लिए गतिदायी बल प्रदान करती है और इसलिए किसी भी उद्योग की स्थापना में पहले इनकी आपूर्ति सुनिश्चित कर ली जाती है। फिर भी कुछ उद्योगों जैसे एल्यूमीनियम और कृत्रिम नाइट्रोजन निर्माण उद्योग की स्थापना शक्ति स्रोतों के निकट की जाती है, क्योंकि ये अधिक शक्ति उपयोग करने वाले उद्योग हैं जिन्हें विद्युत की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। बाजार निर्मित उत्पादों के लिए निर्गम उपलब्ध कराती है। भारी मशीन के औजार, भारी रसायनों की स्थापना उच्च मांग वाले क्षेत्रों के निकट की जाती है, क्योंकि ये बाजार अभिमुख होते हैं। सूती वस्त्र उद्योग में शुद्ध, जिसमें भार ह्रास नहीं होता, कच्चे माल का उपयोग होता है और ये प्रायः बड़े नगरीय केंद्रों में स्थापित किए जाते हैं। उदाहरणार्थ मुंबई, अहमदाबाद, सूरत आदि पेट्रोलियम परिशोधनशालाओं की स्थापना भी बाजारों के निकट की जाती है, क्योंकि अपरिष्कृत तेल का परिवहन आसान होता है और उनसे प्राप्त कई उत्पादों का उपयोग दूसरे उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। कोयले, मथुरा और बरौनी इसके विशिष्ट उदाहरण हैं। परिशोधनशालाओं की स्थापना में पत्तन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिवहन। क्या आपने कभी मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता के अंदर और उनके चारों ओर उद्योगों के केंद्रीकरण के कारणों को जानने का प्रयास किया है? ऐसा इसलिए हुआ कि ये प्रारंभ से ही परिवहन मार्गों को जोड़ने वाले केंद्र बिंदु बन गए। रेलवे लाइन बिछाने के बाद ही उद्योगों को आंतरिक भागों में स्थानांतरित किया गया। सभी मुख्य उद्योग मुख्य रेलवे मार्गों पर स्थित है। श्रम। क्या हम श्रम के बिना उद्योगों के बारे में सोच सकते हैं? उद्योगों को कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। भारत में श्रम बहुत गतिशील है तथा जनसंख्या अधिक होने के कारण बड़ी संख्या में उपलब्ध है। ऐतिहासिक कारक। क्या आपने कभी मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरने के कारणों के विषय में सोचा है? ये स्थान हमारे औपनिवेशिक अतीत द्वारा अत्यधिक प्रभावित थे। उपनिवेशीकरण के प्रारंभिक चरणों में निर्माण क्रियाओं को यूरोप के व्यापारियों द्वारा नव प्रोत्साहन दिया गया। मुर्शिदाबाद, ढाका, भदोही, सूरत, वडोदरा, कोझिकोड, कोयम्बटूर, मैसूर आदि स्थान महत्वपूर्ण निर्माण केंद्रों के रूप में उभरे। उपनिवेशवाद के तत्कालीन औद्योगिक चरण में ब्रिटेन में निर्मित वस्तुओं से होड़ और उपनिवेशिक शक्ति की भेद मूलक नीति के कारण इन निर्माण केंद्रों का तेजी से विकास हुआ। उपनिवेशवाद के अंतिम चरण में अंग्रेजों ने चुने हुए क्षेत्रों में कुछ उद्योगों को प्रोन्नत किया। इससे देश में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का बड़े पैमाने पर स्थानिक विस्तार हुआ। औद्योगिक नीति। एक प्रजातांत्रिक देश होने के कारण भारत का उद्देश्य संतुलित प्रादेशिक विकास के साथ आर्थिक समृद्धि लाना है। भिलाई और राउरकेला में लौह इस्पात उद्योग की स्थापना देश के पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों के विकास के निर्णय पर आधारित थी।
वर्तमान समय में भारत सरकार पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित उद्योग धंधों को अनेक प्रकार के प्रोत्साहन देती है। मुख्य उद्योग। किसी भी देश के औद्योगिक विकास के लिए लौह इस्पात उद्योग एक मूल आधार होता है। सूती वस्त्र उद्योग हमारे परंपरागत उद्योगों में से एक है। चीनी उद्योग स्थानीय कच्चे माल पर आधारित है, जो कि अंग्रेजों के समय में भी फला फूला। इनके अतिरिक्त इस अध्याय में वर्तमान में और भी आधुनिक उद्योग जैसे पेट्रोलियम, रासायनिक उद्योग और अवगम प्रौद्योगिकी उद्योग की भी विवेचना की जाएगी। लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग के विकास ने भारत में तीव्र औद्योगिक विकास के दरवाजे खोल दिए। भारतीय उद्योग के लगभग सभी सेक्टर अपनी मूल आधारिक अवसंरचना के लिए मुख्य रूप से लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर करते हैं। क्या हम लोहे के उपयोग के बिना कृषि में होने वाले औजार बना सकते हैं? लौह इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क और कोककारी कोयला के अतिरिक्त चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज और अग्निसह मृतिका आदि कच्चे माल की आवश्यकता होती है। ये सभी कच्चे माल स्थूल भार ह्रास वाले होते हैं, इसीलिए लोहा इस्पात उद्योग की सबसे अच्छी स्थिति कच्चे माल स्रोतों के निकट होती है। भारत में छत्तीसगढ़, उत्तरी उड़ीसा, झारखंड और पश्चिमी पश्चिम बंगाल के भागों को समाविष्ट करते हुए एक अर्धचंद्राकार प्रदेश है, जो कि उच्च कोटि के लौह अयस्क, अच्छे गुणवत्ता वाले कोककारी कोयला और अन्य संपूरकों से समृद्ध है। इसके परिणाम स्वरूप इस प्रदेश में लौह इस्पात उद्योग प्रारंभ में ही स्थापित कर दिया गया था। भारतीय लौह इस्पात उद्योग के अंतर्गत बड़े एकीकृत इस्पात कारखानों और छोटी इस्पात मिलें भी सम्मिलित हैं। इसके अंतर्गत द्वितीयक उत्पादक, ढलाई मिलें और आनुषंगिक उद्योग भी आते हैं। एकीकृत इस्पात कारखाने। टाटा लौह इस्पात कंपनी, टिस्को। टाटा लौह इस्पात मुंबई कोलकाता रेलवे मार्ग के बहुत निकट स्थित है। यहाँ के इस्पात के निर्यात के लिए सबसे नज़दीक लगभग 240 किलोमीटर दूर पतन कोलकाता है। संयंत्र को पानी सुवर्ण रेखा एवं खारकोई नदियों से, लोहा लोहामटी और बादाम पहाड़ से और कोयला जोड़ा खानों उड़ीसा से और कोककारी कोयला झरिया और पश्चिम बोकारो कोयला क्षेत्रों से प्राप्त होता है। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी इसको। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी ने अपना पहला कारखाना हीरापुर में और दूसरा कुर्टी में स्थापित किया। 1937 में भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी इसको के साहचर्य से बंगाल स्टील कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। बर्नपुर, पश्चिम बंगाल में लोहा और इस्पात के उत्पादन की दूसरी इकाई की स्थापना की गई। इंडियन आयरन स्टील कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 3 संयंत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, रानीगंज, झरिया और रामगढ़ के निकट कोलकाता आसनसोल रेल मार्ग पर स्थित है। लौह अयस्क सिंहभूम झारखंड से आता है। जल दामोदर नदी की सहायक नदी बराकार से प्राप्त किया जाता है। दुर्भाग्य से 1972 से 73 में भारतीय लोहा और इस्पात कारखानों से इस्पात उत्पादन बहुत कम हो गया और संयंत्र सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्कर्स। तीसरा एकीकृत इस्पात संयंत्र विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्कर्स, जो प्रारंभ में मैसूर लोहा और इस्पात वर्कर्स के नाम से जाना जाता था, बाबा बुदन की पहाड़ियों के केमान गुंडी के लौह अयस्क क्षेत्रों के निकट स्थित है। चूना पत्थर और मैग्नीज भी आसपास के क्षेत्रों में उपलब्ध है, लेकिन इस प्रदेश में कोयला नहीं मिलता। प्रारंभ में पास के जंगलों से प्राप्त लकड़ी को जलाकर बनाए गए चारकोल को 1951 तक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता था। बाद में विद्युत भट्टियां लगाई गई, जिसमें जोग प्रपात जल विद्युत परियोजना से प्राप्त जल विद्युत का उपयोग होता था। संयंत्र को जल भद्रावती नदी से प्राप्त होता है और यह संयंत्र विशिष्ट इस्पात एवं एलॉय का उत्पादन करता है। यहाँ पे हम लोग मैप पे नज़र दोहरा लेते हैं। लोहा एवं इस्पात संयंत्र यहाँ पे देख सकते हैं आसनसोल, जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल की तटरेखा पर स्थित है। बोकारो झारखंड में, जमशेदपुर देख सकते हैं कोलकाता और झारखंड
जमशेदपुर झारखंड में, दक्षिणी झारखंड में स्थित है। दुर्गापुर यहाँ पे है पश्चिम बंगाल में। राउरकेला जो कि जमशेदपुर और उड़ीसा के तट पर स्थित है। भिलाई छत्तीसगढ़ में और भद्रावती कर्नाटक में स्थित है। टाटा लोहा इस्पात टिस्को, ये जमशेदपुर है। और यहाँ पे ये मैग्नीज का भंडार कहाँ पाया जाता है, इसका देख लीजिए। इस्पात संयंत्र, चूना पत्थर भी मिल जाता है। लौह अयस्क भी लौह अयस्क भी कितना सारा भंडार लौह अयस्क का है यहाँ पे। कोयला का भंडार भी झरिया से मिल जाता है जमशेदपुर को। और रेलवे लाइन भी अच्छे से बिछाई गई है ताकि सामानों का यातायात अच्छे से हो सके। सारी उपलब्ध चीज़ों के अनुसार ही यहाँ पे उद्योग लगा हुआ है। भिलाई इस्पात संयंत्र, यहाँ पे इस्पात संयंत्र है। और डोलोमाइट, मैग्नीज, लौह अयस्क, कोयला, लोहा और रेलवे लाइन भी बिछाया गया है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में यहाँ पे मैग्नीज इस्पात संयंत्र, चूना पत्थर, कोयला और लौह अयस्क, झरिया और रानीगंज में कोयला पाया जाता है। ये दुर्गापुर का है। और ये हमारा भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी आसनसोल को दिखाया गया है। यहाँ पे पास में सब कुछ पाया जाता है इसी, और रेलवे लाइन बिछा दिया गया ताकि आवागमन आसानी के साथ हो सके। विश्वेश्वरैया हमने देखा था। विश्वेश्वरैया कहाँ पर स्थित है? दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। आसनसोल पश्चिम बंगाल, आसनसोल भी पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से पाया जाता है। बोकारो झारखंड में। राउरकेला उड़ीसा में। भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है। और भद्रावती कर्नाटक में स्थित है। देख सकते हैं ये कौन सा है? विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र और राउरकेला इस्पात संयंत्र जो कि कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है हमारा राउरकेला। और नीचे बोकारो इस्पात संयंत्र। बोकारो कहाँ पे है? झारखंड में, उत्तरी झारखंड में है बोकारो। स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 57 में विदेशी सहयोग से 3 नए एकीकृत इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। ये संयंत्र राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल थे। राउरकेला इस्पात संयंत्र। राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से 1959 में उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया था। संयंत्र को कच्चे माल की निकटता के आधार पर स्थापित किया गया था। इस प्रकार भार ह्रास वाले कच्चे माल का परिवहन मूल्य कम हो जाता है। इस संयंत्र को विशिष्ट अवस्थिति लाभ प्राप्त है क्योंकि इसे निकटस्थ झरिया झारखंड से कोयला और सुंदरगढ़ और केंदुझर से लौह अयस्क प्राप्त हो जाता है। विद्युत भट्टियों के लिए विद्युत शक्ति हीराकुंड परियोजना से तथा जल कोयल और शंख नदियों से प्राप्त होता है। भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई एवं 1959 में इसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया। यहाँ लौह अयस्क दल्ली राजहरा खानों से तथा कोयला कोरबा और करगाली कोयला खानों से प्राप्त होता है। जल तंदुला बांध से और विद्युत शक्ति कोरबा ताप शक्ति गृह से प्राप्त होती है। यह संयंत्र कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। उत्पादित इस्पात का अधिकांश भाग विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड में चला जाता है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र यूनाइटेड किंगडम की सरकार के सहयोग से पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था और 1962 में इसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया। यह संयंत्र रानीगंज और झरिया कोयला पट्टी में स्थित है और लौह अयस्क नोमाइटी मानचित्र से प्राप्त करता है। दुर्गापुर कोलकाता दिल्ली रेलवे मार्ग पर स्थित है। इसे जल विद्युत शक्ति और जल दामोदर घाटी कॉरपोरेशन से प्राप्त होते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र। यह संयंत्र रूस के सहयोग से 1964 में बोकारो में स्थापित किया गया था। इस संयंत्र की स्थापना परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर की गई थी, जिसके अनुसार बोकारो और राउरकेला
संयुक्त रूप से राउरकेला प्रदेश से लॉयस्क प्राप्त करते हैं और वापसी में मालगाड़ी के डिब्बों राउरकेला के लिए कोयला ले जाते हैं। अन्य कच्चे माल बोकारो को लगभग 350 किलोमीटर की परिधि के अंदर प्राप्त हो जाते हैं। जल और जल विद्युत शक्ति की आपूर्ति दामोदर घाटी कॉरपोरेशन द्वारा की जाती है। अन्य इस्पात संयंत्र चतुर्थ योजना के समय में स्थापित 3 नए इस्पात संयंत्र कच्चे माल स्रोतों से दूर है। तीनों संयंत्र दक्षिण भारत में स्थापित है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश स्थित विजाग इस्पात संयंत्र पहला पतन आधारित संयंत्र है। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। इसकी पतन स्थिति लाभप्रद है। विजयनगर इस्पात संयंत्र होसपेटे कर्नाटक में विकसित किया गया है। इसमें स्वदेशी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। यह संयंत्र आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त लौह अयस्क और चूना पत्थर का उपयोग करता है। सेलम तमिलनाडु इस्पात संयंत्र 1982 में चालू किया गया। इन मुख्य इस्पात संयंत्रों के अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में 206 से अधिक इकाइयाँ स्थापित की गई। इसमें से अधिकांश इकाइयाँ अपने मुख्य कच्चे माल के रूप में रद्दी लोहे का उपयोग करती है और इसे विद्युत भट्टियों में प्रक्रमित करती है। सूती वस्त्र उद्योग सूती वस्त्र उद्योग भारत के परंपरागत उद्योगों में से एक है। प्राचीन और मध्यकाल में ये केवल एक कुटीर उद्योग के रूप में थे। भारत संसार में उत्कृष्ट कोटि का मलमल, कॉलिको, चीट और अन्य प्रकार के अच्छी गुणवत्ता वाले सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। भारत में इस उद्योग का विकास सूती वस्त्र उद्योग भारत के परंपरागत उद्योगों में से एक है। प्राचीन और मध्यकाल में ये केवल एक कुटीर उद्योग के रूप में थे। भारत संसार में उत्कृष्ट कोटि का मलमल, कैलिको, चीट और अन्य प्रकार के अच्छी गुणवत्ता वाले सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। भारत में इस उद्योग का विकास कई कारणों से हुआ। पहला, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है एवं सूती कपड़ा गर्म और आर्द्र जलवायु के लिए एक आरामदायक वस्त्र है। दूसरा, भारत में कपास का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता था। देश में इस उद्योग के लिए आवश्यक कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। वस्तुतः कुछ क्षेत्रों में लोग सूती वस्त्रों का उत्पादन पीढ़ियों से कर रहे थे और अपनी कुशलता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते रहे और इस प्रक्रिया में उनकी कुशलताएं पक्की हो गईं। प्रारंभ में अंग्रेजों ने स्वदेशी सूती वस्त्र उद्योग के विकास को प्रोत्साहित किया। वे कच्चे कपास को मैनचेस्टर और लिवरपूल स्थित अपनी मिलों के लिए निर्यात कर देते थे और वहां तैयार माल को बेचने के लिए भारत ले जाते थे। यह कपड़ा सस्ता होता था क्योंकि भारत के कुटीर उद्योगों की तुलना में यूनाइटेड किंगडम की मिलों में बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था। 1854 में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना मुंबई में की गई। इस शहर को सूती वस्त्र निर्माण केंद्र के रूप में कई लाभ थे। यह गुजरात और महाराष्ट्र के कपास उत्पादक क्षेत्रों के बहुत निकट। वस्तुतः कुछ क्षेत्रों में लोग सूती वस्त्रों का उत्पादन पीढ़ियों से कर रहे थे और अपनी कुशलता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते रहे हैं और इस प्रक्रिया में उनकी कुछ कुशलताएं पक्की हो गई हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। इसका आगे का पार्ट मैं जल्द प्रोवाइड करवा दूँगी। ये लेक्चर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।